आजकल आप लोग देश की राजनीति में एक नाम चारों तरफ सुन रहे होंगे, प्रशांत किशोर के बारे में, जिन्हें आप लोग पीके भी कहते हैं। आजकल इन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जा रहा है। तो आखिर इनकी कहानी है क्या? और ये जो चुनावी रणनीति बनाते हैं, क्या वो 100% सफल होती है क्या? इनकी कई फेलियर भी हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। इनकी सफलता पर भी हम ध्यान देंगे। पहले मुझे भी लगता था कि ये सब बातें होती हैं कि किसी को चुनाव जिता देना, किसी को चुनाव हरवा देना, इस तरह का काम नहीं होता होगा। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा है पश्चिम बंगाल में, जब इनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप कहते हैं कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 3 अंक यानी कि 100 सीटों को छू लेगी तो मैं संन्यास ले लूंगा जिस फील्ड में ये काम करते हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि एक रिजल्ट आता है चुनाव का, उसमें बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलती है। तब मुझे भी लगा कि इनके बारे में बात तो करनी चाहिए, हमें इनकी तरफ ध्यान तो देना चाहिए, आखिर ये क्या है मसला। और एक याद रखिए, एक कंपनी है, इनकी पूरी एक तरह से टीम है, वो जाकर काम करती है जमीनी स्तर पर और वहां से आंकड़े इकट्ठी करती है और फिर उस हिसाब से रणनीति बनाते हैं। और उस नेता का, उस पार्टी का क्या एक तरह से मैनिफेस्टो होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, ये सेट करती है। और ऐसे आप लोग भी समझ जाएंगे कि किस तरह से ये रणनीति बनाते हैं। आप लोग सोचिए, आपकी मान लीजिए कि पंचायत सबसे नीचे आप लोग देखते हैं, स्थानीय पंचायत को आप देखते हैं जहां प्रधान चुना जाता है। तो मान लीजिए कि आपके यहां 3000 वोटिंग है। अगर आप जाकर भी उन सभी लोगों से बात करें और उनकी जरूरतें क्या हैं और आप देखें कि उनका मन कहां मतलब आप समझिए कि उनका कहां जाने का मन है, क्या चाहते हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी रणनीति बना सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वही चुनावी राजनीति में सफल रहा है जो लोगों का मूड भांपने में चाणक्य हो, रणनीतिकार हो कि लोगों की आखिर इच्छा क्या है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का, आप सभी जानते हैं कि वो समझते हैं राजनीति को, इसीलिए वो सफल भी रहे हैं। और दूसरी तरफ आप राहुल को देख लीजिए, राहुल मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लोगों के मन को भांप नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं? तो प्रशांत किशोर, वैसे बात करूं तो ये प्रशांत किशोर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी देते भी नहीं है। जितनी आप देखिए कि सबके पास होगी उतना हम लोग देख लेंगे। और मुझे लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ सामने आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए इनके परिवार को एक तरह से समझ सकते हैं कि भारत है, यहाँ क्या स्थिति बन जाती है। और वैसे भी आप लोगों को क्या जरूरत है, आप लोगों को मेन पॉइंट यही है कि आखिर ये चुनावी रणनीति इनकी सफल कहां रही है, किन चुनाव में सफलता इन्होंने प्राप्त की हुई है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो आप देखेंगे प्रशांत किशोर को आप लोग देख लीजिए। और एक बात बता दूं कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, ममता बनर्जी को ले लीजिए, सोनिया गांधी को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ भी काम कर चुके हैं प्रशांत कुमार। आप देखिए अरविंद केजरीवाल साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। कौन? प्रशांत कुमार, पीके। अमरिंदर जो पंजाब के सीएम साहब हैं, उनके साथ भी काम कर चुके हैं, उन्हें भी एक चुनाव में सफलता दिला चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इनके साथ भी काम कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रशांत कुमार राहुल गांधी के साथ भी काम किया है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें सफलता ज्यादा इन्हें हासिल नहीं हुई थी। और ममता बनर्जी के साथ किस तरह से काम किया है आप सभी जानते भी हैं। शरद पवार के साथ भी एक कई मीटिंग कर चुके हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। और सोनिया गांधी के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। समझ रहे हैं आप लोग?
तो ये भी आप लोग याद रखिए। और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, प्रशांत किशोर हैं। वैसे अगर हम लोग इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? प्रशांत किशोर पांडे। और इन्हें आप लोग वैसे प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं, पीके के नाम से जानते हैं, राजनीति के चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म होता है 20 मार्च 1977 को। कब होता है? 1977 को, जब आप देखते हैं कि हमारे देश में इमरजेंसी खत्म हुई थी। इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूं, 1975 से 77 के बीच लगी थी ना। और इनका जन्म होता है बक्सर, बिहार में। कहां? बिहार में जन्म लेते हैं। और इनके पिता की बात करें तो श्रीकांत पांडे हैं, जो डॉक्टर रहे थे। और अगर हम लोग और भी पॉइंट देखें, इनकी माता का नाम ज्ञात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि सोशल मीडिया पर इनके पारिवारिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी। और इन्होंने अपनी कोई इस तरह की बायोग्राफी भी नहीं लिखी हुई है कि उसे पढ़कर हम लोग इनके बारे में कुछ पॉइंट उठा लें वहाँ से। इनकी पत्नी का नाम जानवी दास है। और इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। क्या? इंजीनियरिंग की हुई है, जो आप लोग भी करते रहते हैं। अगर हम लोग इनके व्यवसाय या कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के लिए भी एक काम कर चुके हैं। किनके लिए? यूएन के लिए भी काम कर चुके हैं। अब आपके मन में यूएन के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूं। यूएन की स्थापना यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राजनीतिक भी हैं। आपने देखा है कि जेडीयू पार्टी भी इन्होंने शामिल हुए थे कुछ समय के लिए। राजनीतिक सलाहकार भी हैं और राजनीतिक रणनीतिकार भी हैं। और याद रखिए, इनका राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड रहा है, जो नीतीश कुमार जिससे जुड़े हुए हैं। 16 सितंबर 2018 से 29 जनवरी 2020 तक ये जेडीयू से यानी कि जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहे। उसके बाद इन्होंने नीतीश का साथ छोड़ दिया था। ठीक है। और याद रखिए कि 2013 में प्रशांत किशोर ने भारत के मई 2014 के आम चुनाव की तैयारी के लिए एक मीडिया और प्रचार कंपनी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG का निर्माण किया था, गठन किया था। आप सभी जानते हैं कि 2014 में आम चुनाव हुए थे और मोदी सरकार को एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को भारी बहुमत मिला था। और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC नामक संगठन भी चलाते हैं। यह संगठन क्या करता है कि लीडरशिप, सियासी रणनीति, मैसेज कैंपेन और भाषणों की ब्रांडिंग करता है। और अभी आपने देखा होगा कि यही इनकी कंपनी है, यही इनका संगठन है जिसके जरिए लोगों को चुनाव जितवाने में एक तरह से इनकी रणनीति बनवाते हैं, IPAC। और इसका नाम भी आप लोग देश में काफी सुन भी रहे होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रशांत किशोर का सफर कैसा रहा है, कहां से इन्होंने ये रणनीति बनानी शुरू की और कहां तक अभी ये पहुंचे हैं। तो वाई बैंड गुजरात का खाका तैयार करने वाले प्रशांत किशोर ने साल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार की जिम्मेदारी ली थी। और तब आपने देखा होगा कि जो विधानसभा सीटें 182 में से 115 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनकर आए थे। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर बीजेपी को यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ते हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये 2011-12 की बात है। और विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाते हैं, किनके लिए? मोदी के लिए। और मोदी को इस चुनाव में जीत भी हासिल होती है। फिर आप देखेंगे कि 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव भी आ जाते हैं। तो इसमें भी भाजपा ने प्रचार की जिम्मेदारी प्रशांत को यानी कि पीके साहब को दी। तब आपने देखा होगा कि बीजेपी ने बहुमत से भी ज्यादा यानी कि 282 सीटें जीतकर हासिल की थी।
और इस चुनाव में चाय पर चर्चा, थ्री डी नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट प्रशांत ने ही तैयार किया था। और इसके बाद से प्रशांत बतौर चुनावी रणनीतिकार बनकर उभरे। तो किस तरह से कैंपियन होना है, क्या होना है, ये सभी भी 2014 की 16वीं जो लोकसभा थी, इसमें भी प्रशांत कुमार किससे जुड़े हुए थे? प्रधानमंत्री मोदी से। लेकिन आप देखेंगे कि 2015 से ये चुनाव, बिहार में आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तो ये नीतीश कुमार से भी जुड़ जाते हैं। और इसीलिए आप देखिए इनका एक तरह से आलोचना भी होती रहती है कि किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि आप सोचिए कि आप किसी कंपनी को चलाते हैं, किसी संगठन को चलाते हैं, तो आपके संगठन किसी और का भी तो काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कांग्रेस ज्वाइन किए हुए हैं, आप एक वकील हैं, आप आप देखिए किसी की कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले कांग्रेस के ही लिए आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ें और दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो उसे छोड़ दें। आपका तो वो प्रोफेशन है, यानी कि काम है, एक तरह से व्यवसाय है आपका, तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और आप देखिए जो इनकी टीम होगी उसे वेतन भी तो देना पड़ता होगा, खर्च भी तो देना पड़ता होगा, तो ये हाल है। लेकिन आपने देखा है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत ने जेडीयू और आरजेडी, यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी है आरजेडी, और कांग्रेस महागठबंधन के लिए चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। और उन्होंने बिहार में बहार और नीतीश कुमार है, और ये नारे के साथ आपने देखा होगा कि काफी चर्चा भी रही थी। और यहाँ आपने देखा होगा कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 243 सीटों में से 178 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आपने देखा होगा कि एनडीए महज 58 सीट पर सिमट गया था। लेकिन आपने देखा है कि फिर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते हैं, आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं, तो ये अलग बात है, अलग मैटर है। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि काफ़ी ये सक्सेस होते हैं, इन्हें सफलता मिलती है। कई लोग इसीलिए कहते हैं कि ये जीतते हुए घोड़े पर ही बाजी लगाते हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस को ये उत्तर प्रदेश जिता दें, तो ये मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का किस तरह से पत्ता साफ होता जा रहा है उत्तर प्रदेश से। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर कोई वहीं दांव लगाता है जहां थोड़ी भी ताकत होती है। फिर आपने देखा होगा कि 2017 में आपके पंजाब विधानसभा चुनाव होते हैं, और इसमें भी प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करते हैं, और 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत दिलवाते हैं। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पंजाब में 2 बार से चुनाव लगातार हार रही थी, तो यहां भी आप देखेंगे इन्हें सफलता मिलती है। और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने रणनीतिकार के रूप में इन्हें स्वीकार भी किया था, और इस जीत का श्रेय भी दिया था। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के रणनीतिकार एक तरह से प्रशांत किशोर ही थे, और प्रशांत किशोर ने इस हार को स्वीकारा भी था कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कुछ गलतियां कांग्रेस की तरफ से भी हुई है। जो एक तरह से इन्होंने जो भी कार्यक्रम बनाया हुआ था, जो रणनीति बनाई हुई थी, उस पर कांग्रेस ने आगे काम नहीं किया है। तो आपने देखा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अपने साथ लिया। हालांकि यह बहुत बुरी हार हुई। 403 सीटों में से कांग्रेस को महज 47 सीटों पर जीत मिली थी, और जबकि इस चुनाव में बीजेपी को आप देखेंगे 375 सीटों पर जीत मिली थी। यही वो मौका था जब प्रशांत की रणनीति नहीं चल पाई। और याद रखिए 47 सीटों में आप देखेंगे कांग्रेस और सपा थी, दोनों ने गठबंधन किया हुआ था, आप लोगों को भी मालूम होगा, उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि मोदी की काफ़ी तगड़ी हवा चल रही थी। मोदी के नाम पर ही आपने देखा होगा कि इस चुनाव जीता था 2017 का विधानसभा चुनाव। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, 2017 से पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वो हट गए थे, योगी आदित्यनाथ बाद में आ चुके थे।
अब आप देखिए 2022 में क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद आपने देखा है कि 2019 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर चुनावी सलाहकार बनते हैं और उन्होंने YSR कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान की योजना तैयार की और YSR को 175 में से 151 सीटों पर जीत मिलती है, यानी कि यहां भी आप देखेंगे कि भारी बहुमत मिलता है और जगन मोहन रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहां भी आप देखेंगे कि ये सफल रहते हैं। साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं और आपने देखा कि प्रशांत ये आपके PK साहब आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाते हैं और आपने देखा होगा केजरीवाल अभियान तैयार, लगे रहो केजरीवाल अभियान तैयार करते हैं और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत मिलती है। और यहां एक बात और आपको बता दूं, जब पिछली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 67-68 सीटें मिली थी, किसे? आम आदमी पार्टी को। तो इसीलिए इनकी कहते हैं कि जब प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थे तब इससे अच्छी जीत मिली हुई थी। तो याद रखिए, आप देखेंगे कि इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि 50% या आप कह सकते हैं कि 70-80% आपके अरविंद केजरीवाल के कामों की वजह से वोट मिला था, क्योंकि आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। ये अलग बात है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं क्या होता है, लेकिन हकीकत है मैंने तो अपनी इतनी जिंदगी में एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा हुआ था जो कह रहा था कि अगर मैंने काम किया हो तभी मुझे वोट देना, वरना मत देना। तो ये काम की वजह से आप देखेंगे स्कूल बाहर जो भी है, हॉस्पिटल जो भी सही हुए, उसी की वजह से उन्हें जीत मिली थी। और इसी तरह आप देखेंगे आलोचना प्रशांत किशोर की कब की जाती है कि 2014 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा में आपने देखा होगा कि 16वीं लोकसभा में बहुमत मिला था, लेकिन उससे तगड़ा बहुमत 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 17वीं लोकसभा के, उसमें मिला था। तो यहां भी कहा जाता है कि जब प्रशांत किशोर मोदी के साथ नहीं थे उस समय भी तो तगड़ी एक तरह से जीत हुई। तो ये भी इस तरह से भी उनकी आलोचना भी की जाती है। फिर आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, 2021 की बात कर रहा हूं, और यहां आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर TMC यानी कि आपके जो ममता बनर्जी हैं इनके साथ जुड़ते हैं, इनके सलाहकार बनते हैं, चुनावी रणनीतिकार बनते हैं। और आपने देखा है कि ममता बनर्जी को 213 सीटें मिलती हैं और भाजपा 77 पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन आपने देखा होगा चुनाव से पहले कितनी हवा बनाई जा रही थी कि इतनी 200 पार होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे इनकी रणनीति कह लीजिए या ममता बनर्जी का करिश्मा, जो भी आप लोगों को कहना, यहाँ भी अब सफल होते हैं। और आप देखेंगे कि फिर तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी होते हैं 2021 में और DMK की भी ये सलाहकार बनते हैं, चुनावी रणनीतिकार भी, और 159 सीटों के साथ चुनाव जीतती है DMK और MK स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं। समझ में आया आपको? तो यहां भी इनकी सफलता का श्रेय या रणनीतिकार के रूप में इन्हें श्रेय मिलता है। अब देखिए पंजाब में विधानसभा चुनाव है 2020 में और अमरिंदर के सिंह के प्रमुख सलाहकार भी हैं, चुनावी रणनीतिकार भी हैं। अब आगे क्या रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं फिर से भी बोल रहा हूं, कोई भी हो, हम हो आप हो या कोई भी कितना भी बड़ा चुनावी रणनीतिकार हो, वो देखिए उसी घोड़े पर दाव लगाएगा जिसमें थोड़ा बहुत दम होगा। और वो ऐसा नहीं कि वो कोई हेर फेर कर देता है EVM या चुनाव में वोटों में। देखिए जनता के मुद्दे क्या हैं, उन्हीं को देखिए, उसकी उनकी जो आईपेक कंपनी है या जिसे आप लोग संगठन भी कहते हैं, वो धरती पर जाकर जमीनी स्तर पर जाकर काम करता है, वहां से आंकड़े इकट्ठी करता है। उसके बाद प्रशांत किशोर जैसे कई लोग जुड़े हुए हैं, वो उसमें से देखते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर वोट पड़ सकते हैं सबसे ज्यादा, जनता किस मुद्दे को चाह रही है सबसे ज्यादा, कौन से नारे होना चाहिए,
किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, इस तरह की राजनीति बनाते हैं प्रशांत किशोर। और अब सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन आप देखेंगे काफ़ी चुनावों में इन्हें सफलता मिली हुई है। अब चाहे इसे आप लोग एक किस्मत कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, और इसी वजह से आप देखेंगे इनका नाम काफ़ी उभर रहा है चुनावी रणनीतिकार के रूप में। ठीक है, और अब आलोचना देखी होती है व्यक्ति की, और आपने देखा है सब कुछ होता रहता है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन इनका मुझे एक ही पॉइंट सबसे बेहतर लगा कि इन्होंने भी ये स्वीकारा भी है कि कोई वोटों में हेरे फेरी नहीं करते हैं, ना ईवीएम में, ये वहां से आंकड़े इकट्ठे करते हैं और एक चुनावी रणनीति बनाते हैं। और दूसरी बात मुझे यहां भी अच्छी लगी थी कि किसी ने कहा कि देखिए कि ये स्वीकारते भी हैं सच को कि मोदी पॉपुलर नेता हैं देश भर में। इन्होंने यही एक तरह से इंटरव्यू में कहा था, उसके बाद किसी ने कटिंग करके वो चला दी, तो आपने देखा है पश्चिम बंगाल में किस तरह से बवाल मचा हुआ था। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा ये सब होने के बाद भी कि अगर 3 का आंकड़ा अगर बीजेपी छू जाएगी तो हम अब संन्यास ले लेंगे इससे। और वो रिजल्ट के बाद आपको मालूम भी चला कि 77 के आसपास लटक के रह गई। तो कुछ तो देखिए बंदे में दम है, ये तो मानना पड़ेगा। और क्या दम है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। अब इनने आखिरी इंटरव्यू में एनडीटीवी में कहा भी था कि अब ये सब काम छोड़ देंगे, इनकी कंपनी करती रहेगी, एक कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सभी को इकट्ठा भी कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। ममता बनर्जी भी आपने देखा है, शरद पवार भी, इंदिरा गांधी माफ करिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सभी नेताओं को इकट्ठा भी किया जा रहा है। तो आप देखने कि 2024 में हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए खैर, मिलते रहेंगे हम लोग।